शुभम और रवि दोनों भाई थे। उनके वालिदैन के इंतकाल के बाद दोनों ने घर का बंटवारा कर लिया। आधे हिस्से में बड़ा भाई रवि अपनी बीवी के साथ रहता था और आधे हिस्से में शुभम अपनी बीवी साधना के साथ रहता था। जैसे घर का बंटवारा हुआ था वैसे ही दुकान का भी बंटवारा हुआ था। दुकान के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। आधी दुकान में रवि स्त्री का काम किया करता था और आधी दुकान में शुभम और साधना ढाबा चलाया करते थे। आ गई बहू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपकी चाय मैं अभी चढ़ाती हूँ जेठ जी। हाँ। रवि और शुभम दोनों भाइयों में कोई रंजिश न थी। दोनों एक साथ हंसी खुशी रहते थे। भाईजान कल सुबह घर पे मुर्गा पकाने वाले हैं, आ जाना आप। हाँ हाँ, तेरी भाभी से छुप कर आ जाऊंगा। अरे जेठ जी, मैं आपके लिए और भाभी के लिए भी मुर्गा पका दूंगी। ना 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 ना, ऐसा ना करना। मैं अपनी बीवी को बखूबी जानता हूँ। वो ना मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ खाने देगी और ना खुद खाएगी। जैसा चल रहा है वैसा ही सही है। कम से कम मैं छुप छुपा कर तुम्हारे हाथ का जायकेदार खाना तो खा सकता हूँ। ठीक है जेठ जी। साधना ने रवि को चाय पेश की और फिर ढाबे का काम शुरू किया। खरीदार आने लगे। बाजी, 2 चाय और 1 ऑमलेट पाव। ठीक है भाईजान। साधना किचन संभालती और शुभम खरीदारों को। दोनों मिलजुल कर काम करते थे। सुबह से शाम तक उनका ढाबा चलता रहता और फिर शाम के समय साधना सबके लिए नाश्ता बनाती। जेठ जी आइए, मैंने आपके लिए स्पेशल अंडा भुर्जी बनाई है। अभी आया। साधना, रवि और शुभम एक साथ बैठकर नाश्ता किया करते थे। खुश रहो बहू, तुम्हारे जैसी बहू हर खानदान को मिलनी चाहिए। तुम जैसे शुभम की मदद करती हो, मैं भी सोचता हूँ कि काश गायत्री भी मेरी ऐसे ही मदद करती। कोई बात नहीं भाईजान, कहते हैं ना, माले में सारे मोती एक तरह के नहीं होते। वैसे ही सभी लोग अलग अलग होते हैं। अलग होना भी ठीक है। गायत्री को तो बस लड़ना झगड़ना आता है। शादी के बाद तुमसे लड़कर बंटवारा करा दिया और अब तुम अलग हो गए हो तो मुझसे लड़ती है। मेरी तकलीफ मैं ही जानता हूँ। मेरी छोड़ो। तुम दोनों के लिए मैं बेहद खुश हूँ। ऊपर वाला तुम दोनों को कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया जेठ जी। भाईजान, कल दोपहर में घर आना मत भूलना। वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। साधना के हाथ का पकाया जायकेदार मुर्गा कैसे छोड़ सकता हूँ। अगली दोपहर अपनी बीवी से छुपते छुपाते रवि शुभम के घर आया। अरे बहू, जल्दी खाना लगाओ। गायत्री को झूठ बोलकर निकला हूँ कि दोस्त के घर खाना खाने जा रहा हूँ। अभी पेश करती हूँ जेठ जी। साधना ने तीनों के लिए खाना पेश किया और फिर तीनों ने मिलकर हंसी मजाक करते हुए नोश फरमाया। ऐसे ही तीनों एक साथ खुश रहा करते थे। एक रोज शुभम शहर से सामान लाने जा रहा था। भाईजान, मैं शहर से सामान खरीदने जा रहा हूँ। आप जरा साधना का ख्याल रखना। ये भी कोई कहने की बात है। रुको, 10 मिनट में काम खत्म करके वहीं चला जाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, साधना तन्हा संभाल लेगी भाईजान। हाँ हाँ, मुझे इल्म है, लेकिन मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। तू जा, हम देख लेंगे। ठीक है भाईजान। शुभम चला गया और फिर रवि अपनी दुकान छोड़कर ढाबे में काम करने चला गया। रवि कस्टमर्स की प्लेट उठाने लगा। अरे जेठ जी, रहने दीजिए, मैं करती हूँ। तुम जो कर रही हो वही करो, मैं हूं ना। थोड़ा काम मैं भी कर लूंगा और इसी बहाने तुमसे गुफ्तगू भी हो जाएगी। वो भी है। ढाबे पे कस्टमर्स आते गए और साधना ने रोज की तरह किचन संभाला और रवि ग्राहकों को देखने लगा। सब कुछ सही चल रहा था कि यकायक गैस खत्म हो गई। अरे रे रे रे, ये भी अभी होना था।
क्या हुआ बहू? जेठ जी, गैस खत्म हो गया है। ग्राहकों का ऑमलेट का ऑर्डर है। अब मैं क्या करूं? लगता है अब ग्राहकों को वापस भेजना होगा। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तुम एक काम करो, ऑमलेट बनाने के लिए अंडे मिक्स करो, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। साधना ने ग्लास में अंडा फोड़ा और उसमें नमक और मसाला, प्याज, मिर्च डालकर मिक्स करने लगी। रवि अपने दुकान से एक नई इस्त्री लेकर आया। इस इस्त्री का क्या करेंगे जेठ जी? तुमने वो बिजली से चलने वाला चूल्हा देखा है ना? जैसे वो होते हैं वैसे ही ये इस्त्री है। तुमने जो ऑमलेट मिक्स किया है वो इस इस्त्री पे डाल दो। क्या ऑमलेट बनेगा? कोशिश करके देखते हैं। रवि ने इस्त्री की वायर बोर्ड में लगाई और जब इस्त्री गर्म हुई तो साधना ने उल्टी इस्त्री पर अंडे का ऑमलेट घोलकर डाल दिया और वो अंडा पकने लगा। देखा? करीब 2 मिनट में ऑमलेट पक गया। साधना ने ऑमलेट को प्लेट में परोसा और ग्राहक के पास ले गई। अरे, ये कैसा ऑमलेट है? मुसल्लस शक्ल का। ये नया है भाईजान, आप खाकर तो देखिए। उस ग्राहक ने वो ऑमलेट खाया और उसे वो बहुत लजीज लगा। जायका तो बहुत खूब है और शक्ल भी एकदम नया। उसे देखकर दूसरे ग्राहक ने भी उस त्रिकोण ऑमलेट का ऑर्डर दिया। मुझे भी वैसा ही त्रिकोण ऑमलेट चाहिए। मुझे भी। साधना स्त्री पर त्रिकोण ऑमलेट बनाती गई और ग्राहक चाव से उसे खाते गए। कुछ घंटों बाद शुभम सामान लेकर लौटा तो ढाबे पर लगा मजमा देखकर हैरान रह गया। अरे, ऐसा मजमा क्यों? ये मजमा जेठ जी के स्त्री वाले ऑमलेट के लिए है। स्त्री वाला ऑमलेट? रवि ने शुभम को स्त्री वाले ऑमलेट का किस्सा बयां किया। अरे देख, मुसल्लस ऑमलेट खाने के लिए कितना मजमा लग गया है। वाह भाईजान, आपने तो कमाल कर दिया। और फिर तीनों मिलकर ग्राहकों को ऑमलेट देने लगे। त्रिकोण ऑमलेट वाला ढाबा मशहूर हो गया। साधना और शुभम सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। एक रोज रवि अपने घर पर नोश फरमा रहा था। तुमने साधना और शुभम की तरक्की के मुतालिक सुना क्या? सिर्फ सुना नहीं, देखा है। उसके ढाबे पे इतना मजमा लगा रहता है ना कि कभी कभी ख्याल आता है कि काश हमारा बंटवारा नहीं हुआ होता, हम दोनों एक साथ कमाते। मेरे पास भी बहुत पैसे होते शुभम की तरह। क्या हम एक मर्तबा शुभम से इसके मुतालिक बात कर सकते हैं? क्या बात करूं? आप कह दीजिए कि दोनों दुकान वापस जोड़कर बड़ा ढाबा खोलते हैं। लेकिन अगर फिर तुमने झगड़ा किया तो? मैं पागल थोड़ी हूँ जो आती हुई लक्ष्मी को रोकूंगी। ठीक है। रवि तो दिल ही दिल में बेहद खुश था। वो तो कब्ल से ही यही चाहता था। कुछ रोज बाद दोनों दुकानें जुड़ गई और ढाबा बड़ा हो गया। शुभम, रवि और साधना मिलकर ढाबा चलाने लगे। स्त्री वाले ऑमलेट की वजह से न सिर्फ उनकी आमदनी में इजाफा हुआ बल्कि उनका बिखरा हुआ खानदान भी फिर से एक हो गया। कविता और किशन के घर के बाहर उनका एक छोटा सा खेत था जहाँ किशन टमाटर उगाया करता था। ए जी, अब खाना खाने आ भी जाइए। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा अपोशी कर रहा हूँ। जब किशन खाना खाने घर आया, कब से आपको आवाज दे रही थी, अब तक तो सारा खाना ठंडा हो गया। हाँ, अब क्या करूं? सारे पौधों को ढंग से पानी नहीं दूंगा तो अच्छे टमाटर कहाँ से उगेंगे? चलो जल्दी जल्दी खाना दो, तिजारती आने वाले हैं टमाटर खरीदने। ठीक है। कविता ने किशन को खाना परोसा और किशन ने खाना नोश फरमाना शुरू कर दिया। उसका खाना खत्म हुआ और वहाँ एक तिजारती आ गया। किशन भाई। हाँ, आया। इस बार मंडी बहुत तंग है। मैं टमाटरों की कीमत 15 रुपये किलो ही दे सकता हूँ। ये तो बहुत कम है भाई। अब भाई यही दाम है, सोच लो। लेकिन शहर के बाजार में तो 30 रुपये किलो बिक रहे हैं टमाटर। अरे बाजार में बेचने में नुकसान भी तो होता है। कितने टमाटर पिचक जाते हैं, उन्हें कोई नहीं खरीदता। फिर टमाटर बेचने के लिए जो बंदा खड़ा रहता है उसकी पगार बहुत खर्चा है किशन भाई, तुम नहीं समझोगे। लेकिन भाई
15 रुपए की कीमत तो बहुत ही कम है। देखो भाई, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 17 रुपए दे सकता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो दे दो। किशन मायूस हो गया, लेकिन उसे टमाटर बेचना ही था। ठीक है भाई, ठीक है, दे दो। कितने किलो है टमाटर? यही कुछ 200 किलो। ठीक है भाई, 17 रुपये के हिसाब से 3400 रुपये हुए। ये लो। शुक्रिया भाईजान। वो तिजारती सारे टमाटर लेकर चला गया और किशन मायूस होकर घर लौटा। क्या हुआ? कीमत सही नहीं मिली? शहर में टमाटर 30 रुपए किलो बिकते हैं और हमें बस 17 रुपए मिले। ये तो नाइंसाफी है। लेकिन अगर टमाटर नहीं बिके तो खराब हो जाएंगे। तो आप टमाटर खुद शहर ले जाकर क्यों नहीं बेचते? अरे अगर मैं शहर गया तो यहाँ मेरे खेतों का ख्याल कौन रखेगा? ये सब मैं देख लूंगी। लेकिन कैसे? तुम घर का काम करोगी या खेत संभालोगी? आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुबह घर के सारे काम खत्म करके खेत भी संभाल लूंगी। वैसे भी आपने मुझे अच्छे से खेती सिखाई है। वो तो है, लेकिन क्या हम कर पाएंगे? कोशिश तो कर सकते हैं ना? हाँ। और बस तय हो गया कि कविता टमाटर उगाएगी और किशन शहर जाकर टमाटर बेच कर आएगा। एक हफ्ते बाद टमाटर की नई फसल निकली और किशन ने टमाटरों को टेम्पो में भर लिया। आज पहला दिन है, उम्मीद है सब सही होगा। बिल्कुल सही होगा, आप फिक्र मत कीजिए। किशन शहर के बाजार के लिए रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर उसने टेम्पो में ही टमाटर बेचना शुरू कर दिया। अरे ले लो ताजे टमाटर, ताजे रसीले लाल लाल टमाटर ले लो ले लो ले लो। बस 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो? हाँ बाजी। दूसरी दुकान पर तो 35 है। मैं तो तुमसे ही लूंगी। जल्दी मुझे दे दो। मुझे भी 2 किलो। अरे मुझे 1 किलो। और देखते ही देखते किशन के टेम्पो के बाहर खरीदारों की भीड़ लग गई। 4 घंटे में उसके बस थोड़े से ही टमाटर बचे थे। टमाटर है क्या? बस बाजी, अब सिर्फ 4 किलो बचे हैं। सारे मुझे दे दो। शहर वालों को ताजे रसीले टमाटर कम दामों पर मिले, इसीलिए सब धड़ाधड़ बिक गए। फिर किशन उसी टेम्पो में गांव लौटा। किशन ने टेम्पो वाले को 1000 रुपए दे दिए। अरे कविता, बहुत अच्छा दिन था आज का। क्या सारे टमाटर बिक गए? हाँ, सारे बिक गए। कुल मिलाकर 250 किलो के 7500 रुपए मिले थे। 1000 टेम्पो वाले को दिया तो बचे हैं 6500 रुपए। वाह, आज तो मजा आ गया। ये हुई ना बात। एक चीज मैंने देखी कि शहर की खवातीन टमाटर चुनते वक्त बस लाल लाल टमाटर चुनती हैं। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना, टमाटरों को और लाल करने के लिए। YouTube पे ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। किशन ने YouTube पर सर्च किया तो उसे एक वीडियो मिला। तो ये पाउडर छिड़कना होगा टमाटरों के पौधों में। लेकिन ये कहाँ मिलेगा? शहर में कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। आप कल चले जाइए और ढूंढ कर ले आइए। ठीक है। अगले दिन किशन वापस शहर आया। उसने वो फर्टिलाइजर ले लिया। भाई, इसका कोई नुकसान तो नहीं है ना? अरे भाई, ज्यादा मिकदार में मत डालना। जितना पैकेट पे लिखा है ना वैसे ही डालना। हाँ ठीक है। किशन वो केमिकल फर्टिलाइजर लेकर अपने घर लौटा। कविता उसका इंतजार कर रही थी। ये लो केमिकल फर्टिलाइजर। दुकानदार ने बोला है जितना मिकदार लिखा है उतना ही डालो, जरा भी ज्यादा नहीं। इस केमिकल फर्टिलाइजर से मोटे मोटे टमाटर उगेंगे। मतलब साइज भी बढ़ेगा? हाँ। अच्छी बात है। अगले दिन किशन ने खुद टमाटर के खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर डाला। देखो कविता, हमारी खेतों के लिए बस 2 मुट्ठी केमिकल फर्टिलाइजर काफी है। ठीक है, मैं याद रखूंगी। फर्टिलाइजर डालने के कुछ ही रोज बाद पौधों पर बड़े लाल और रसीले टमाटर उगे हुए थे। ये केमिकल फर्टिलाइजर तो बहुत ही कमाल की चीज है। हाँ देखो, कितने बड़े टमाटर हैं इस मर्तबा। तकरीबन 350 किलो टमाटर निकले हैं। बाप रे, हमें तो बहुत मुनाफा होगा ना? हाँ, चलो अब मैं शहर जाता हूँ इन्हें बेचने के लिए। तुम इस फर्टिलाइजर को पानी में मिलाकर छिड़क देना, लेकिन मिकदार याद रखना। जी बिल्कुल। किशन सारे टमाटरों को टेम्पो में भरकर चला गया। यहाँ कविता को खेतों में फर्टिलाइजर छिड़कना था।
2 मुट्ठी से इतने बड़े टमाटर निकले हैं। मैं एक और मुट्ठी मिला देती हूँ और बेहतर फसल होगी। कविता ने 3 मुट्ठी केमिकल फर्टिलाइजर पानी में मिलाकर टमाटरों के पौधों पर छिड़क दिया। अगली फसल पहले के टमाटरों से भी ज्यादा बड़ी थी। वाह वाह, ये नायाब चीज है। फिर क्या था? कविता हमेशा जरूरत से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़का करती थी। हमें कुछ वक्त के लिए फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर से भी पौधों और मिट्टी को नुकसान होता है। इससे भला क्या नुकसान होगा? ये तो बहुत अच्छी चीज लगती है। कविता, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नुकसानदेह होती है। तुम अगली 2 फसलों में केमिकल फर्टिलाइजर मत डालना। ठीक है, जैसा आप बोले। कविता ने किशन को बोल तो दिया था, लेकिन उसके मन में था कि वो और केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करे, और इसीलिए किशन के मना करने के बावजूद भी कविता ने पौधों पर केमिकल फर्टिलाइजर छिड़का। अगली फसल में भी हमेशा की तरह बड़े बड़े टमाटर थे, जो देखकर किशन दंग रह गया। ये टमाटर इतने बड़े कैसे? कहीं तुमने केमिकल फर्टिलाइजर छिड़क तो नहीं दिया? नहीं, मैंने तो नहीं छिड़का। हो सकता है पहले के ही केमिकल का असर हो। हाँ, मुमकिन है। कविता किशन को झूठ बोल बोल कर टमाटर के पौधों में केमिकल फर्टिलाइजर छिड़कती रही। कविता के जहन में ज्यादा मुनाफे का लालच था। कुछ माह तक सब कुछ ठीक था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते टमाटर के कुछ पौधे मरने लगे। अरे अरे, ये क्या? इन्हें क्या हुआ? कल तक तो ठीक थे। शायद ये केमिकल फर्टिलाइजर का असर है। मैं ये पौधे तोड़ देता हूँ। यहाँ नए पौधे लगाएंगे, वरना ये सारे खेत में फैल जाएंगे। ठीक है। किशन ने मरे हुए पौधों को उखाड़कर वहाँ नए पौधे लगा दिए, लेकिन अगले रोज वो पौधे भी मर चुके थे। हे राम, ये क्या हुआ? ये ऐसे क्यों मुरझा रहे हैं? मालूम नहीं, मैं जरा साइंसदान को बुलाकर लाता हूँ। किशन पास के जरई सनत से जरई साइंसदान को अपने खेत ले आया। देखिए, ये पौधे कल ही लगाए थे और आज इनका ये हश्र है। मुझे मिट्टी की जांच करनी होगी। साइंसदान ने मिट्टी के सैंपल लिए। जब साइंसदान ने मिट्टी की जांच की तो मिट्टी में जरूरत से ज्यादा केमिकल थे। आपकी मिट्टी खराब हो चुकी है। जरूरत से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की वजह से पूरी मिट्टी में बस केमिकल्स हैं। अब यहाँ पौधे उगना मुश्किल है, और जो पौधे अभी भी बचे हैं उस पर जरा भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये बात सुनकर किशन और कविता दोनों हैरत में पड़ गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपने मना किया था, फिर भी मैं केमिकल डालती ही रही। कविता ने थोड़े से लालच की वजह से आज अपने उपजाऊ खेत को बंजर बना दिया। अगर वो लोग बिना केमिकल के खेती करते तो शायद कम कमाते, लेकिन उनके खेत उपजाऊ होते और उनकी जिंदगी खुशहाल। श्रीनु एक मुफलिस डोसे वाला था। वो डोसा बनाकर अपनी साइकिल पर फरोख्त किया करता था। डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा। बहुत कम लोग श्रीनु की आवाज सुनकर उसके पास डोसा खाने आया करते थे। श्रीनु का डोसा जायकेदार तो था, लेकिन फिर भी उसके पास ज्यादा खरीदार नहीं आते थे। वो अमूमन परेशान होकर घर लौटता था। क्या हुआ? आज भी कारोबार अच्छा नहीं हुआ क्या जी? मालूम नहीं क्या हो गया है। आजकल लोग कब्ल की तरह डोसा खाते ही नहीं है। अब्बा, आजकल लोगों को बर्गर, पिज्जा जैसी चीजें बेहद पसंद है। आजकल किसी को भी डोसा पसंद नहीं है अब्बा। ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? कुछ न कुछ जरूर होगा। अब्बा, आप भी कोई और चीज क्यों नहीं फरोख्त करते, जैसे बर्गर या पिज्जा? मुझे ये सब बनाने का इल्म नहीं है बेटा। मुझे तो सिर्फ डोसा बनाने का इल्म है। श्रीनु परेशान था कि कैसे वो अपनी आमदनी में इजाफा करे। दिन ब दिन उसकी आमदनी कम होती जा रही थी। अगली सुबह श्रीनु जल्दी घर से निकला और इस रोज वो हमेशा से अलग रास्ते पर चल पड़ा। डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा। इस रास्ते में जिम था। जिम के बाहर काफी अफराद थे। यहाँ इतने अफराद हैं, मुझे यहीं आवाज लगानी चाहिए। आज जरूर मेरी अच्छी कमाई होगी। श्रीनु जोर जोर से आवाज लगाने लगा। डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा। श्रीनु की आवाज सुनकर एक बॉडी बिल्डर उसके पास आया। क्या बनाऊं जनाब? कुछ नहीं, हम ये सब नहीं खाते।
हमारे पास कोई मुर्गा या अंडे वाला डोसा हो तो बनाओ। अंडा डोसा? हाँ, वो नहीं है ना? तो एक काम करो, कल ऐसा डोसा बनाना और फिर यहाँ आना। ठीक है जनाब। श्रीनू अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चला गया। उस पूरे दिन श्रीनू ने अलग अलग जगहों पर डोसे फरोख्त किए और कई लोगों ने उसके डोसे मजे से खाए। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसके चेहरे की खुशी देखकर लक्ष्मी ने पूछा, क्या हुआ जी, आज अच्छा कारोबार हुआ क्या? कारोबार तो वैसा ही हुआ, लेकिन आज मुझे एक नई तरकीब सूझी है। कैसी तरकीब? अंडा डोसा। अंडा डोसा? हाँ, और सबसे कबल हम लोग अंडा डोसा खाएंगे। जा मुथु, दुकान से 6 अंडे लेकर आ। श्रीनू ने मुत्तू को पैसे दे दिए और दुकान भेज दिया। कुछ देर बाद मुत्तू अंडे लेकर आया और फिर श्रीनू ने डोसा बनाना शुरू कर दिया। उसने हमेशा की तरह डोसा का आटा तवे पर डाला और फिर एक ग्लास में अंडे को फेंटकर उस डोसे पर डाल दिया और फिर उसमें मसाला छिड़क दिया। दिख तो अच्छा रहा है, चख कर देखते हैं। श्रीनू और लक्ष्मी ने वो अंडा डोसा चखा। अरे वाह, ये तो बहुत खूब है। अब्बा, मुझे भी दो। मुत्तू ने भी डोसा चखा और उसे भी अंडा डोसा बहुत अच्छा लगा। उस रोज पूरे खानदान ने अंडा डोसा ही खाया। अगली सुबह श्रीनू अपने डोसे की साइकिल लेकर जिम की जानिब निकल पड़ा और इस मर्तबा उसकी साइकिल पर अंडे की ट्रे भी थी। डोसा, अंडा मसाला डोसा। अंडा डोसा का नाम सुनकर आसपास के कुछ लोग भी उसके पास आए, साथ ही वो बॉडी बिल्डर भी। वाकई अंडा डोसा मिलेगा? जी जनाब, मेरे लिए भी एक अंडा डोसा बनाओ। और फिर श्रीनू ने डोसे पर अंडा फेंट कर डाला और उस बॉडी बिल्डर को अंडा डोसा दे दिया। अंडा डोसा खाते ही बॉडी बिल्डर के चेहरे पर खुशी आ गई। वाह, कमाल है दोस्त, सोचा नहीं था कभी अंडा और डोसा एक साथ खाऊंगा। एक और बनाना। वो बॉडी बिल्डर अंडा डोसा खा गया और उसके बाद दूसरा भी। कई और बॉडी बिल्डरों ने अंडे डोसे की फरमाइश की। मुझे एक अंडा मसाला डोसा। मुझे भी एक अंडा डोसा। अंडे डोसे की फरमाइश की। श्रीनू अंडा डोसा बनाता गया और खरीदार खाते गए। श्रीनू बीच बीच में आवाज लगाता रहा, जिससे लोगों का तवज्जो उसकी जानिब आता गया। डोसा, अंडा मसाला डोसा। एक के बाद एक खरीदार आते ही जा रहे थे। कुछ ही घंटों में श्रीनू के सारे डोसे खत्म हो गए और आज की उसकी कमाई भी अच्छी खासी हुई थी। वो खुशी खुशी घर लौटा। लक्ष्मी, आज बहुत अच्छा कारोबार हुआ, सारे डोसे फरोख्त हो गए। वाह! कल से तुम्हें आटा बनाना होगा। खरीदारों को हमारा अंडा डोसा बेहद पसंद आ रहा है। ठीक है जी। सब बेहद खुश थे। अगले दिन भी वही हुआ। श्रीनू की आवाज लगाते ही खरीदार अंडा डोसा खाने चले आते। श्रीनू का हाथ मुसलसल चलता और आज सिर्फ 2 घंटे में श्रीनू ने सारे डोसे खत्म कर दिए। फिर ये रोज का सिलसिला बन गया। अंडा डोसा मशहूर हो गया और श्रीनू दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। श्रीनू की किस्मत जोरों से चल पड़ी थी। उसका खानदान अब बहुत ही मुतमईन था। श्रीनू ने अब एक छोटा सा टेम्पो खरीद लिया था। अब वो साइकिल के बजाय छोटे टेम्पो में अंडा डोसा बनाकर फरोख्त किया करता था। पूरे शहर में उसके अंडे डोसे का जिक्र था। वो टेम्पो लेकर जहाँ भी जाता, खरीदारों का हुजूम लग जाया करता था। रोज शाम को श्रीनू अपना छोटा टेम्पो लेकर पार्क के पास आता था। पार्क के पास कबल ही छगन का डोसा स्टॉल था, पर श्रीनू के आते ही सारे खरीदार उसके पास चले जाते थे। न मालूम इस अंडा डोसा वाले ने लोगों पर क्या जादू कर दिया है। इसके आते ही लोग भाग जाते हैं। मुझे इसे सबक सिखाना होगा। उस रोज जब श्रीनू का तवज्जो नहीं था, तब छगन ने श्रीनू के आटे में लाल मिर्च का पाउडर मिला दिया। अब देखता हूँ लोग कैसे तेरा डोसा पसंद करते हैं। और फिर छगन अपने ठेले पर वापस चला गया। श्रीनू इस बात से बेखबर था। उसने हमेशा की तरह डोसा बनाना शुरू कर दिया और फिर अपने खरीदार को दे दिया। वाह दोस्त, ये रोज के अंडे डोसे से कितना अलग है। तीखा और जायकेदार।
तीखा अंडा डोसा। ये सुनकर श्रीनू ने अपने डोसे का आटा चखा और उसे पास पड़ी लाल मिर्च के पाउडर की शीशी नजर आई। यकीनन किसी ने ये पाउडर आटे में मिला दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, लोगों को तीखा अंडा डोसा भी पसंद आ रहा है। इसे कहते हैं ना किस्मत। अंडा डोसा, तीखा अंडा डोसा। और फिर श्रीनू के टेम्पो के बाहर मजमा लग गया। सभी को नया तीखा अंडा डोसा खाना था। श्रीनू का अंडा डोसा बनता गया और खरीदार खाते गए। सभी लोगों को तीखा अंडा डोसा बेहद पसंद आ रहा था, सिवाय छगन के। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो इस अंडा डोसा वाले का बुरा करना चाहता था, लेकिन गलती से मैंने इसका ही भला कर दिया है। हे भगवान! श्रीनू के तीखा अंडा डोसा फरोख्त हो रहे थे। ये देखकर छगन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो करता भी तो क्या। छगन ने सोचा था कि वो श्रीनू का बुरा करके अपना भला करेगा, लेकिन उसने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया।